पाठ 1 भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। कितना अच्छा मौसम है। लगता है बारिश आने वाली है। मैं बारिश पर कविता सुनाती हूँ। अरे भागो, बारिश आई। सब भागकर शेड की तरफ जा रहे हैं। ओह, बारिश तो बहुत तेज आ गई। पिकनिक का सारा मजा खराब हो गया। मैंने बारिश पर एक कविता लिखी है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं बोलती हूँ, तुम सब सुनो। कोमल, तुम तो कविता की जगह भाषा पढ़ाने लगी। कैसे? हाँ, शिक्षिका ठीक कह रही हैं। हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं। दूसरे हमारी बात सुनकर समझते हैं। हम जो बातें लिखकर रखते हैं, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। यही तो भाषा है। इसका तात्पर्य है कि जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनी हुई बात को समझना मौखिक भाषा है। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझना लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा संकेत या इशारों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना और उन संकेतों को देखकर या सुनकर बातों को समझना सांकेतिक भाषा है। यह भाषा न तो मुख से बोली जाती है, न ही लिखी जाती है। अलग अलग प्रकार की भाषाएं संसार के अलग अलग देशों, राज्यों और स्थानों पर अलग अलग प्रकार की बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में भी हिंदी के अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जैसे गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम, बंगाल बंगला। गुजराती, पंजाबी, मलयालम एवं बंगला आदि भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत में 22 भाषाएं लिखी पढ़ी और बोली जाती हैं। पूरे राष्ट्र यानी देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्र भाषा कहलाती है। हिंदी हमारे सारे देश में बोली और समझी जाती है, फिर भी वह हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है। 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है, जिसे लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं: भाषा, लिपि, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, बंगला, बांग्ला। प्रमुख भारतीय भाषाओं की लिपियों को हम भारतीय नोटों पर छपा देख सकते हैं। याद रखें, हम अपने मन के विचारों यानी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य करते हैं। व्याकरण में केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। पाठ 2 वर्णमाला, अल्फाबेट। देखो, मधुमक्खियों का छत्ता। इसमें तो मीठा शहद होगा। पत्ता कितना प्यारा है, छत्ता कितना न्यारा है। पत्ता कितना हरा, छत्ते में है शहद भरा। तुमने तो छत्ते पर कविता बना दी। अरे बच्चों, ध्यान रखना, कहीं मधुमक्खी काट न ले। चीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबसे मिलने आया हूँ। तुमने इतनी अच्छी कविता सुनाई कैसे? बोलकर। हाँ, हम बोलकर ही कुछ कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे पत्ता, छत्ता, हरा, शहद आदि। अलग अलग ध्वनियों को मिलाकर बोले गए।
कैसे? समझाता हूँ। पत्ता इन ध्वनियों को मिलाकर प धन अ, धन त धन त धन आ। छत्ता इन ध्वनियों को मिलाकर बोला गया। छ धन अ, धन त धन आ। हरा इन ध्वनियों को मिलाकर बोला गया। ह धन अ, धन र धन आ। शहद इन ध्वनियों को मिलाकर बोला गया। श धन अ, धन ह धन अ, धन त धन अ। मिलाकर बोली जाने वाली इन छोटी छोटी ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वे वर्ण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णमाला। हिंदी में बहुत से वर्ण हैं। इन वर्णों को हम याद करने के लिए एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। वर्णों को लिखने का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णों के प्रकार। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये स्वर इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। अंग अनुनासिक है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। आ आगत स्वर है। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, च, प आदि। व्यंजनों को हम क, ख, च, प आदि के रूप में बोलते हैं। व्यंजनों के इन सभी रूपों में अ स्वर जुड़ा होता है, जैसे क धन अ क, ख धन अ ख आदि। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये व्यंजन इस प्रकार हैं: क ख ग घ ङ, च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इनके अलावा ड़, ढ़, ज़, फ आगत व्यंजन भी हैं। नाक से बोले जाने वाले वर्ण ण, अंग, ण, न, म। संयुक्त व्यंजन। हिंदी में कुछ व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में ये 4 संयुक्त व्यंजन अधिक प्रचलित हैं: क धन श, क्ष, त धन र, त्र, ज धन अंग, ज्ञ, श धन र, त्र। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। आइए संयुक्त व्यंजन को लिखना और बनाना सीखें। संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर के बिना आता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। स्वर के बिना व्यंजन को हल रूप में लिखा जाता है और अस्वर के साथ व्यंजन को हल के बिना लिखते हैं, जैसे मक्खी। क बिना स्वर के प्यारा, प बिना स्वर के, ख स्वर के साथ, य स्वर के साथ। बिंदु, बिंदी, चंद्र बिंदु और विसर्ग। नाक के सुर से बोली जाने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। इन्हें बिंदु, बिंदी के रूप में लिखते हैं, जैसे अंग, रंग। नाक और मुंह से एक साथ बोली जाने वाली ध्वनियों को अनुनासिक कहते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। चंद्र बिंदु में बिंदु क्योंकि चंद्रमा के आकार के साथ लगाते हैं, इसलिए इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे आंख, चांद। विसर्ग, इनका उच्चारण ह वर्ण के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः। याद रखें, ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर और व्यंजन दोनों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन।
स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर के बिना व दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। पापा, नाव में बैठकर तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, पर संभल कर बैठो, नदी में पानी गहरा है। नाव में बैठकर तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या तुमने नाव, नदी, पानी शब्दों पर ध्यान दिया? पिछले पाठ में तुमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। इन शब्दों में भी स्वर और व्यंजन हैं। देखो और समझो। नाव, नाव, नदई, नदी, पानी, पानी। शब्द दो प्रकार से लिखे गए हैं। दूसरे रूप में व्यंजन के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं। ये चिन्ह स्वर वर्णों के स्थान पर आए हैं। जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं तो बोलना, पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। स्वरों के व्यंजनों के साथ इस प्रकार मिलकर कुछ विशेष चिन्हों में बदल जाने को ही मात्रा कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले निश्चित चिन्ह रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, व्यंजन धन स्वर की मात्रा। स्वर के साथ व्यंजन। शब्द अ, कोई मात्रा नहीं। क, कमल। आ, क धन आ, का, कान। इ, क धन इ, की, किताब। ई, क धन ई, की, कील। उ, क धन उ, कु, कुत्ता। ऊ, क धन ऊ, कू, कूदना। रि, क धन रि, क्री, कृष्ण। ए, क धन ए, केला। ए, क धन ए, कैसा। ओ, क धन ओ, कोयल। औ, क धन औ, कौआ। ओ, क धन औ, कॉपी। मात्राओं के विषय में कुछ जरूरी बातें। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। ई, आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती हैं। ऐसे ही उ, ऊ, री की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं। ए की मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। ओ, औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। र के साथ उ तथा ऊ की मात्राएं र के बीच में लगती हैं। जैसे र धन उ, रुपया। र धन ऊ, रूठा। स्वर 11 हैं, किंतु मात्राएं 10 हैं, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर के सामान्य रूप में जुड़ा रहता है। सेनापति, क्या पता चला कि अपराधी कौन है? महाराज क्षमा करें, राजकुमार ही अपराधी है। खबरदार, अगर राजकुमार के बारे में एक शब्द भी कहा तो। ओह, महाराज तो बहुत गुस्से में हैं। अच्छा, महाराज ने क्या कहा? शब्द। आप जानते हो शब्द किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनता है। वही मेल शब्द कहलाता है, जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे स धन ड़ धन क, सड़क। सु धन र धन ज, सूरज। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। माँ, देखो नाना जी आ गए हैं। नाना जी को प्रणाम करो।
ये आप जान गए कि शब्द किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। हेमंत और उसकी मम्मी ने अनेक शब्दों को मिलाकर बोला। शब्दों के मेल से अर्थ समझ आ रहा है। निश्चित व सही क्रम में आए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यदि हम शब्दों का क्रम बदल दें तो यह वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे माँ, आए देखो है नाना जी, करो प्रणाम को नाना जी। ये वाक्य नहीं है। याद रखें, व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर 11 हैं और मात्राएं 10। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वह व्यंजन के सामान्य रूप में जुड़ा रहता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पाठ 4 संज्ञा नाउन। दादी दादी, आज घर में पूजा क्यों हो रही है? यह पूजा तुम्हारे छोटे भाई का नाम रखने के लिए की जा रही है। हम नाम क्यों रखते हैं दादी? नाम से ही हमारी पहचान होती है। क्या सबका नाम होता है? हाँ, सबका नाम होता है। पशु पक्षियों के, स्थानों के, वस्तुओं के, भावों के, सभी के नाम होते हैं। भाव का नाम? क्रोध, प्रेम, मिठास, खुशी आदि भावों के नाम हैं। अच्छा, जो हम महसूस करते हैं। वाह, सोनाली और चंदन तो बहुत जल्दी समझ गए कि सभी के नाम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं और नाम कैसे कैसे होते हैं। इन चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। विराट कोहली क्रिकेटर हैं। ताजमहल आगरा में है। मेरी घड़ी सुंदर है। शेर पशुओं का राजा है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। छात्र मैदान में खेलते हैं। इस पार्क में बड़ी हरियाली है। पुरस्कार पाकर मोहन को बड़ी खुशी हुई। तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, नगर, वस्तु, जाति और भाव के नाम हैं। विराट कोहली एक व्यक्ति, ताजमहल एक स्थान, आगरा एक नगर, घड़ी एक वस्तु, पशु पक्षी एवं छात्र जाति के नाम हैं। इसी प्रकार हरियाली, खुशी तथा क्रोध भावों के नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये नाम कई प्रकार के होते हैं। आइए नामों के बारे में थोड़ा और जानें। व्यक्तियों के नाम: सचिन तेंदुलकर, मोगली, संत मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल। वस्तुओं के नाम: दरवाजा, खिड़की, सोफा, पायदान, कालीन, कुर्सी। प्राणियों के नाम: मोर, बंदर, अजगर, तोता। स्थानों के नाम: अस्पताल, मॉल, गिरजाघर, बगीचा। भावों के नाम: वीरता, क्रोध, प्रसन्नता, डर, भय, दुख, लड़ाई, मिठास, भाईचारा। ये सभी नाम संज्ञा के उदाहरण हैं। ये नाम ही इनकी पहचान है। इन नामों से ही हम संसार की वस्तुओं को पहचानते हैं। याद रखें, प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम व भावों के नाम। वस्तुओं के नामों से ही हम उन्हें पहचानते हैं। पाठ 5 लिंग जेंडर। नानी लाई नए खिलौने, कपड़े लाए नाना। चूहा देखो नाच रहा, चूहिया गाए गाना। चिड़ा बैठा पेड़ पर, चिड़िया चुगती है दाना। नए खिलौने और नए कपड़े पाकर बच्चे तो खुश होते ही हैं। खुशी में तो इन बच्चों ने कविता ही बना डाली। इनकी इस कविता में एक खास बात है। समझे? नहीं? बताता हूँ। इनमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द आए हैं। नाना, चूहा और चिड़ा शब्द
पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। नानी, चूहिया और चिड़िया शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों के रूप को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार: पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, गुड्डा, राजा, चूहा, बैल आदि। दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, गुड़िया, रानी, चूहिया, गाय आदि। आइए लिंग के कुछ अन्य उदाहरण समझें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: चाचा, चाची, मामा, मामी, पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, बालक, बालिका, कवि, कवियत्री, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, ग्वाला, ग्वालिन, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी, पुरुष, स्त्री, नाग, नागिन, मुर्गा, मुर्गी, पुत्र, पुत्री, हाथी, हथनी, हंस, हंसिनी। ध्यान दीजिए, कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे ही होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, कुलपति, अफसर। याद रखें, पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों के रूप को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। पाठ 6 वचन नंबर। एक शरीर में कितने दो हैं? गिनकर देखो जितने दो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर भवे भी दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे नाक एक है, नथुने दो हैं। भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होंठ तो दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो हैं। कान भी दो, होंठ भी दो हैं, दाएं बाएं कंधे दो हैं। दो बाहें, दो कोहनियां उनकी, हाथ भी दो, अंगूठे दो हैं। वाह! शिक्षिका ने तो गीत सुनाकर एक साथ अनेक काम कर दिए। बच्चों का मनोरंजन भी हो गया, शरीर के अंग भी सिखा दिए और ये भी समझा दिया कि कुछ अंग संख्या में एक हैं और कुछ अनेक। शब्दों के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि की एक या अनेक संख्या का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार: एक, एक वचन, दो, बहुवचन, एक, एक वचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तारा, पत्ता, डाली, चिड़िया आदि। दूसरा, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे, पत्ते, डालियां, चिड़िया आदि। ध्यान दीजिए, हिंदी में कुछ शब्दों के वचन नहीं बदलते। हस्ताक्षर, प्राण, आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। पानी, दूध, सोना आदि शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। समझिए, मैंने हस्ताक्षर किए, बहुवचन। चोट लगने पर राधिका के आंसू निकल आए, बहुवचन। मैंने एक गिलास दूध पिया, एक वचन। मैंने 4 गिलास पानी पिया, एक वचन। यह भी जाने, आदर भाव को प्रकट करने के लिए तथा अपने से बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी स्वेटर बुन रही हैं। दूसरा, एक वचन के लिए है तथा बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन के रूप इस प्रकार हैं। एक वचन, बहुवचन। रात, रातें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, मेज, मेजें, डॉक्टर, डॉक्टर, सड़क, सड़कें।
बहन बहनें, भैंस भैंसें, बेटा बेटे, छाता छाते, रुपया रुपये, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, पुड़िया पुड़ियां, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लड़की लड़कियां, लड़का लड़के। याद रखें, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक, एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। किसी को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ताकतवर था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने घमंड में पशु पक्षियों को बहुत सताया था। एक भेड़िए ने उसको सबक सिखाने की सोची। भेड़िया हाथी के पास गया और बोला, मैं एक संदेश लेकर आया हूं। जंगल के सब जानवर आपको राजा बनाना चाहते हैं। मेरे साथ चलिए। हाथी बिना सोचे चल पड़ा। रास्ते में एक दलदल था। भेड़िए की चालाकी के कारण वह दलदल में गिर गया और मर गया। इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरी, बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस कहानी में हाथी और भेड़िया पशुओं के नाम हैं? उनके नाम की जगह पर कौन से शब्द आए हैं? सुनो और समझो। हाथी के नाम की जगह शब्द आए हैं वह, उसे, उसने, उसका, आपको। भेड़िए के नाम की जगह शब्द आए हैं मैं, मेरे। नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिस तरह संज्ञा शब्दों के दो वचन होते हैं, उसी तरह सर्वनाम शब्दों के भी दो वचन, एक वचन और बहुवचन होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम: एक वचन, बहुवचन। वह, उनका, वे, उनके, उन्हें। यह, इनका, ये, इनके, इन्हें। मैं, मेरा। हम, हमारा, हमारे। तू, तुम लोग, तुम्हारे। ध्यान दीजिए, संज्ञा शब्दों की तरह आदर देने के लिए सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी जापान गए, उन्होंने बच्चों को उपहार दिए। हिंदी में तू सर्वनाम है। बड़े ही प्यार के रिश्तों में इसका प्रयोग होता है। जैसे माता, बेटा तू अपना काम जल्दी पूरा कर ले। बेटा, जी माँ जी। हमें तू सर्वनाम के प्रयोग से बचना चाहिए। हमें इसके स्थान पर अपने से बड़ों व छोटों सभी के लिए आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बोलने वाला अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करता है। मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, मुझे, मुझको आदि। सुनने वाले के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपको आदि। जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। वह, उसे, वे, उसको, उनको, उन्हें, उनका, उनके आदि। कौन, क्या, कोई आदि भी सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के रूप वचनों के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे एक वचन, वह खेल रहा है। बहुवचन, वे खेल रहे हैं। उनका कार्य पूरा हो गया। उनके कार्य पूरे हो गए। याद रखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनामों के रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं। पाठ 8 विशेषण एडजेक्टिव। ऋचा, ये कौन है? भैया, यह मेरी सहेली है। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? इसका नाम आशिमा है। अच्छा, तुम्हारी सहेली की क्या क्या विशेषता है? आशिमा बहुत होशियार है, हंसमुख है, सबके साथ मिलजुल कर रहती है।
भैया, आप मुझसे आशिमा के बारे में पूछ रहे हैं या हमें विशेषण पढ़ा रहे हैं? ऋचा सही कह रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण ही तो होते हैं। चलो मैं तुम सबको विशेषण के बारे में समझाता हूँ। मेरा बस्ता बड़ा और भारी है। सरला के पास नीला फ्रॉक है, यह सुंदर है। मेज पर 2 लाल सेब रखे हैं। बस्ता कैसा है? भारी। फ्रॉक कैसी है? नीला, सुंदर। सेब कैसे हैं? लाल। सेब कितने हैं? 2। सभी लाल शब्द नीले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं, जैसे सुंदर माँ, लंबी माँ, पतली माँ, मेहनती माँ, समझदार माँ आदि। विशेषण वस्तुओं के रूप, रंग, आकार, प्रकार, संख्या, माप तौल, मात्रा, गुण, दोष आदि के विषय में बताते हैं, जैसे रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर आदि। आकार, छोटा, मोटा, पतला आदि। गुण, अवगुण, बुरा, अच्छा, ईमानदार, साहसी आदि। अवस्था, गरीब, अमीर, बूढ़ा आदि। माप तौल, 2 किलो, 4 लीटर, 5 मीटर आदि। स्वाद, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, सभी विशेष्य या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, जैसे भोला लड़का या लड़का भोला है। कुछ विशेषण और विशेष्य शब्द इस प्रकार हैं। विशेषण विशेष्य: काले बादल, पीली दाल, ऊंची पहाड़ी, नीली कमीज, मीठा सेब, सुंदर लड़की, ईमानदार बेटा, पहला घर। याद रखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द वस्तुओं के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार आदि के विषय में बताते हैं। पाठ 9, क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। गुंजन देखो, शेर कैसे रिंग में से उछलकर बाहर निकल गया। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। इतना बड़ा हाथी छोटी सी कुर्सी पर खड़ा है। अरे, अंदर कितनी अच्छी तरह साइकिल चला रहा है। सर्कस में करतब देखकर अच्छा तो लगता ही है। ये सभी अपनी बातों में किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं, जैसे उछलकर निकल गया, खड़ा है, चला रहा है। काम होने या करने के विषय में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। हाँ बच्चों, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। वर्षा होना, हवा चलना, फूल खिलना, सूरज उगना, चांद तारे निकलना। आइए कुछ क्रिया शब्द जानें। दौड़ना, उड़ना, खाना, पीना, नहाना, सोना, जागना, बैठना, सुनना, देखना, लिखना, पढ़ना, देना, लेना, खोदना, हंसना। ध्यान दीजिए, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है, जैसे छात्र, पुस्तक। हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है, जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है और हैं भी क्रिया शब्द हैं, जैसे यह पुस्तक है, ये फूल सुंदर हैं। उधर चलकर देखता हूँ, ये बच्चे किस बात पर बहस कर रहे हैं। अरे पलक, अर्णव, साक्षी, तुम सब किस बात पर बहस कर रहे हो? चीकू भैया, अब आप ही फैसला करो। शास्त्री पार्क में मेला लगा है, वहाँ रोज नए खेल दिखाए जाएंगे। हम कल मेला देखने गए थे। मैंने कहा कि आज भी चलते हैं, पर पलक कह रही है कि कल चलेंगे। इससे तो हम आज का नया खेल नहीं देख पाएंगे। ओह, ये बात है। अगर नया खेल दिखाया जा रहा है तो जरूर जाना चाहिए। इन बच्चों ने तो बातों बातों में काम
यानी क्रिया के होने के समय के बारे में भी बता दिया। नहीं समझे? बच्चे मेला देखने गए थे। कल अर्थात बीता हुआ समय भूतकाल। बच्चे मेला देखने जाना चाहते हैं। आज अर्थात चल रहा समय वर्तमान काल। बच्चे मेला देखने जाएंगे। कल अर्थात आने वाला समय भविष्यत काल। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। याद रखें, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के मुख्य काल 3 हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भाषा में क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। पाठ 10 वर्तनी शुद्धि करेक्ट स्पेलिंग। माधव, किसका चित्र बना रहे हो? मैं घोड़ा का चित्र बना रहा हूँ। घोड़ा नहीं, घोड़ा बोलते हैं, लेकिन चेहरे से तो गधा लग रहा है। मैंने गधा नहीं बनाया। फिर गलत। इसे गधा नहीं, गधा बोलते हैं। देखा आपने, माधव सही शब्दों को गलत तरीके से बोल रहा है। ये वर्तनी की अशुद्धि है। उनको पहले जाने कि वर्तनी किसे कहते हैं। किसी शब्द में कौन कौन से वर्ण आने पर वह सही होता है और वह कब गलत हो जाता है, इसके लिए उसके सही रूप का ज्ञान जरूरी होता है। शब्दों का यही रूप वर्तनी कहलाता है। शब्दों में वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं। क धन म धन ल कमल। कमल खिलता है। वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से भाषा बनती है। इसलिए भाषा की शुद्धि के लिए शब्दों में शुद्ध यानी सही वर्तनी का ज्ञान जरूरी है। आइए वर्तनी की कुछ सामान्य अशुद्धियों के बारे में जानें। अशुद्ध शुद्ध शब्द: समय, समय। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कवि, कवि। मेहमान, मेहमान। क्योंकि, क्योंकि। मछली, मछली। बारात, बारात। दीवार, दीवार। क्रिया, क्रिया। संज्ञा, परीक्षा, परीक्षा। अच्छाई, अच्छाई। रुपया, रुपया। गृह कार्य, गृह कार्य। पत्नी, पत्नी। अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसलिए, इसलिए। दीपावली, दीपावली। आवाज, आवाज। बीमारी, बीमारी। वर्तनी के अलावा वाक्यों में शब्दों के लिंग, वचन आदि के गलत प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। वाक्य कैसे अशुद्ध यानी गलत होते हैं और उनसे हमारी भाषा कैसे अशुद्ध हो जाती है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अभी पढ़ ही लो, अभी पढ़ लीजिए। इधर आइयो, इधर आइए। सड़क में मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। दादाजी घूमने गया, दादाजी घूमने गए। मैं कल घूमने जाएगा, मैं कल घूमने जाऊंगा। मेरे को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मुझे काटकर अमरूद खाना है, मुझे अमरूद काटकर खाना है। मुझे रविवार के दिन छुट्टी है, मेरी रविवार को छुट्टी है, या रविवार को मेरी छुट्टी है। हमें तेरे घर आना है, हमें तुम्हारे या आपके घर आना है। पेड़ में फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं। आइए इन वाक्यों पर विशेष ध्यान दें। एक वचन: लड़का खेल रहा है। एक वचन: लड़का खेल रहे हैं। एक वचन गलत। बहुवचन: लड़के खेल रहे हैं। बहुवचन: लड़के खेल रहा है। बहुवचन गलत। समझिए, हिंदी में आदर देने के लिए संज्ञा एक वचन होने पर भी क्रिया बहुवचन होती है। उदाहरण: पिताजी आए। आदरार्थ बहुवचन, संज्ञा क्रिया एक वचन बहुवचन।
ये भी समझिए, लड़के पढ़ रहे हैं, बहुवचन। पिताजी पढ़ रहे हैं, आदरार्थ बहुवचन। याद रखें, शब्दों में वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं। शब्दों में वर्णों का क्रम गलत होने से वर्तनी अशुद्धि होती है। लिंग, वचन आदि के गलत प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। वाक्य शुद्ध एवं व्याकरण के नियमों के अनुसार होने चाहिए। पाठ 11 पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। शुभ प्रभात अध्यापिका जी। बच्चों, मैं आपकी नई शिक्षिका हूँ। आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। चलो, आप सभी का नाम जान लेती हूँ। मैडम, मेरा नाम रजनी है। मैडम, मेरा नाम निशा है। मेरा नाम नीरज है। मेरा नाम पंकज है। ये सब नाम बता रहे हैं या पर्यायवाची शब्दों का खेल खिला रहे हैं? नहीं समझे? रजनी और निशा दोनों का अर्थ रात होता है। इसी तरह नीरज और पंकज दोनों का अर्थ कमल होता है। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण जानें। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। पहाड़, पर्वत, गिरि, अचल। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा। मनुष्य, नर, मानव, जन। रात, रात्रि, निशा, रजनी। चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश। दिन, दिवस, वार, वासर। फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम। आकाश, आसमान, नभ, गगन। पेड़, वृक्ष, पादप, विटप। पक्षी, खग, पक्षी, विहग। पानी, जल, नीर, वारी। संसार, दुनिया, विश्व, जगत। पुत्र, बेटा, तनय, सुत। माता, माँ, अम्बा, जननी। विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, शिक्षालय। वस्त्र, कपड़ा, चीर, पट। सूर्य, सूरज, दिवाकर, दिनकर। हवा, वायु, पवन, अनिल। जंगल, वन, कानन, विपिन। याद रखें, वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही वस्तु के अनेक नाम भी उसके पर्यायवाची ही होते हैं। पाठ 12 विलोम शब्द एंटोनिम्स। सारा नया सामान घर के अंदर रख दो और पुराना सामान यहाँ बाहर ले जाओ। पापा, हम पुराने सामान का क्या करेंगे? हमने नया सामान खरीदा तो पुराना सामान बेच देंगे। कब बेचेंगे? अभी तो शाम हो गई है तो सुबह बेचेंगे। प्रिंस, पापा तो हमें विलोम शब्द सिखा रहे हैं। शिवानी सही कह रही है। प्रिंस को तो वो बता देगी। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द। नया का उल्टा है पुराना, अंदर का उल्टा है बाहर, खरीदना का उल्टा है बेचना, शाम का उल्टा है सुबह। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों को जानें। शब्द विलोम। अपना, पराया, पास, दूर। एक, अनेक, सूखा, गीला, मौखिक, लिखित। कम, अधिक, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, सुख, दुख, आदान, प्रदान, मजबूत, कमजोर, उदय, अस्त, पाप, पुण्य, नया, पुराना, अमीर, गरीब, दिन, रात, ऊपर, नीचे, हार, जीत, कड़वा, मीठा, कायर, वीर, सुबह, शाम, सत्य, असत्य, हंसना, रोना, ऊंचा, नीचा, दोस्त, दुश्मन, उजाला, अंधेरा, हल्का, भारी, आधा, पूरा, अंदर, बाहर, लेना, देना। याद रखें, कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा यानी विपरीत अर्थ देते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आहा आहा, कितनी सारी, कितनी सुंदर मछलियां हैं। आटा देखकर तो सब किनारे पर आ रही हैं। ना बेटा, उन्हें पकड़ो मत। चारू, हर्ष, मछली कहाँ रहती है? जल में। और पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो जल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले को क्या कहते हैं, तुम्हें पता है? नहीं तो। अरे बच्चे यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखने। क्या मतलब? समझाता हूँ। दादाजी सही कह रहे हैं। आप सबको मैं बताता हूँ। जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं और आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। आपने देखा, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द ही प्रयोग किया गया है। इसी कारण इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को जानें। अनेक शब्द एक शब्द। जो लोहे की चीज बनाता हो, लुहार। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवयित्री। जो व्यक्ति कविता लिखता हो, कवि। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर। कृषि यानी खेती करने वाला, कृषक। लालच करने वाला, लालची। जहां हम पाठ पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। थल पर विचरण करने वाला, थलचर। जल में विचरण करने वाला, जलचर। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। हर रोज प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जो कपड़े धोने का काम करे, धोबी। मेहनत करने वाला, मेहनती। जो डरता हो, डरपोक। जो किसी से न डरे, निडर। जो सोने चांदी के गहने बनाता हो, सुनार। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। जो मिठाई बनाता हो, हलवाई। भारत में रहने वाला, भारतीय। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार। जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, बढ़ई। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जो पेड़ पौधों की देखभाल करता हो, माली। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। शहर में रहने वाला, शहरी। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। याद रखें, कुछ शब्दों का अर्थ वाक्यों के समान बड़ा होता है। वाक्यों या उनके अंशों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। पाठ 14, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। ऋषभ, इधर आओ और पुस्तक में लिखी यह कविता पढ़ो। मेरा देश निराला है, यहाँ कोई गोरा कोई काला है, पर आपस में प्यार है, सुंदर सुंदर त्योहार है। यहाँ हर बच्चा वीर है, शक्ति की तस्वीर है। देश का नाम है हिंदुस्तान, हम सब हैं इसकी संतान। ऋषभ, ये कैसे पढ़ रहे हो? बच्चों, ऋषभ ने जो कविता पढ़ी, क्या वह आपको ठीक से समझ आई? नहीं। क्योंकि ऋषभ ने कहीं भी विराम नहीं लिया। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोलते समय बीच बीच में रुकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। हाँ, शिक्षिका ने ठीक बताया। लिखते समय हमें जब कहीं रुकना होता है तो हम कुछ चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे, क्या कीर्ति ने खाना खा लिया? हाँ, उसने खाना खा लिया। इन वाक्यों में दिख रहे रंगीन चिन्ह विराम चिन्ह हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जो चिन्ह विराम के रूप में लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा दिया जाता है। वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे, आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है। अल्प विराम। बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे, रीना, मीना और सीता बाजार गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है,
उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिन वाक्यों में हर्ष, हैरानी, प्रसन्नता का भाव हो, उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह, तुम कक्षा में प्रथम आए। योजक चिन्ह दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिन रात मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। याद रखें, भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पाठ 15 मुहावरे इडियम्स। क्यों बच्चों पर लाल पीले हो रहे हैं? परीक्षा नजदीक आ रही है और ये घोड़े बेचकर सो रहा है। बच्चे तो हमारी आंखों का तारा हैं। उठने दो, मैं समझा दूंगी। मीनू की तरह आप सब भी सोच रहे होंगे कि उसकी मम्मी पापा ये सब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में मुहावरे बोले हैं। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं, जैसे लाल पीला होना, इसका सामान्य अर्थ है बहुत क्रोध करना। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ है निश्चिंत सोना। आंखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। अब आप समझ गए ना? वाक्य का वह अंश या वह शब्द समूह जिसका सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का महत्व। मुहावरों का विशेष अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। विशेष अर्थ के कारण मुहावरेदार भाषा सबको अच्छी लगती है। मुहावरों का प्रयोग सदैव वाक्यों में किया जाता है, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य न होकर उसका एक अंश होते हैं। आइए कुछ मुहावरे पढ़ें एवं उनका प्रयोग समझें। पहला, आंखों का तारा। अर्थ बहुत प्यारा। वाक्य, रमेश सब लोगों की मदद करता है, तभी तो सभी की आंखों का तारा है। दूसरा, दांत खट्टे करना। अर्थ बुरी तरह हरा देना। वाक्य, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। तीसरा, मुंह में पानी आना। अर्थ खाने के लिए मन ललचाना। वाक्य, मिठाइयां देखकर दीपिका के मुंह में पानी भर आया। चौथा, काम भरना। अर्थ शिकायत करना। वाक्य, मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी मां के कान भर दिए। पांचवा, पीठ थपथपाना। अर्थ शाबाशी देना। वाक्य, युद्ध जीतने पर सेनापति ने सैनिकों की पीठ थपथपाई। हमने अभी शरीर के अंगों पर आधारित कुछ मुहावरे पढ़े। आइए कुछ और मुहावरे पढ़ते हैं। पहला, हवा से बातें करना। अर्थ तेज दौड़ना। वाक्य, कुछ ही क्षणों में जाह्नवी की साइकिल हवा से बातें करने लगी। दूसरा, लाल पीला होना। अर्थ बहुत गुस्सा होना। वाक्य, कमरे में सामान बिखरा देख पिताजी लाल पीले हो गए। तीसरा, दंग रह जाना। अर्थ आश्चर्यचकित हो जाना। वाक्य, ताजमहल की सुंदरता देखकर सभी दंग रह गए। चौथा, घोड़े बेचकर सोना। अर्थ निश्चिंत होना। वाक्य, परीक्षा के बाद अमनप्रीत घोड़े बेचकर सो गया। पांचवा, 9-2-11 हो जाना। अर्थ भाग जाना। वाक्य, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। छठा, नानी याद आना। अर्थ बहुत परेशान होना। वाक्य, परीक्षा में कठिन सवाल देखकर गौरी को नानी याद आ गई। सातवां, फूला ना समाना। अर्थ बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, नई साइकिल देखकर रोशन फूला ना समाया। आठवां, आसमान सिर पर उठाना। अर्थ बहुत शोर करना। वाक्य, कक्षा में अध्यापिका के ना होने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। याद रखें, वाक्यांशों का सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देना मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरों का सदैव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। पाठ 16 गिनती और त्योहार, काउंटिंग एंड फेस्टिवल। बच्चों, आज 15 अगस्त है, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारे देश को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी। हमें अपनी इस आजादी को हमेशा बनाए रखना है।
हमारे देश को बहुत संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। हमें इस आजादी का सदा सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताता हूँ। 15 अगस्त शब्दों में गिनती, महीने और त्योहार तीनों है। आओ आज गिनती और त्योहारों के बारे में जानते हैं। गिनती। गिनने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हिंदी में गिनती कहते हैं। आइए 1 से 100 तक की गिनती सीखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। यह भी जानिए। दर्जन किसी वस्तु की 12 संख्या। अर्धशतक 50, शतक 100। हमारे त्योहार। हमारे देश में 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। पहला, राष्ट्रीय त्योहार। इन त्योहारों को पूरा राष्ट्र, देश एक साथ मिलकर मनाता है। हमारे प्रमुख 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। दूसरा, धार्मिक त्योहार। जिन त्योहारों को विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं वे धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। हमारे प्रमुख धार्मिक त्योहार हैं होली, दीपावली, क्रिसमस। याद रखें, दर्जन, अर्धशतक, शतक शब्द क्रमानुसार 12, 50 और 100 की संख्या को बताते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं: राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। पाठ 17 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके नाना जी को पत्र लिख रहा हूँ। पत्र क्या होता है पापा? पत्र वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात लिखकर दूर रहने वाले लोगों तक पहुँचाते हैं। क्या मैं भी पत्र लिख सकती हूँ? क्यों नहीं? छवि के पापा सही कह रहे हैं। किसी को कोई संदेश पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हालचाल, स्थिति का वर्णन किया जाता है। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण पत्रों का प्रचलन भले ही कम हो गया है, लेकिन इनका अपना महत्व है। वर्षों पहले पत्र ही संदेश भेजने का मुख्य साधन थे। आज भी पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। तीसरा, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा, पत्र में लिखी गई बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवा, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क, औपचारिक पत्र, वे पत्र जो हम सरकारी अफसरों, प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के संपादक इत्यादि को लिखते हैं। ख, अनौपचारिक पत्र, वे पत्र जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता आदि को लिखते हैं। आइए पत्र पढ़ते हैं।
दादाजी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। उमंग भवन 348 गली नंबर 4 सिरसा हरियाणा। दिनांक 11 अगस्त। आदरणीय दादाजी प्रणाम। यहाँ की कुशलता के उपरांत समाचार यह है कि आपका भेजा हुआ उपहार हिंदी शब्दकोश मुझे कल प्राप्त हुआ। आपके द्वारा भेजा गया उपहार देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हमारी अध्यापिका जी ने कुछ ही दिन पहले ही तो हमें हिंदी शब्दकोश के बारे में बताया था। उन्होंने कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश खरीदने की सलाह दी थी। दादाजी की तबीयत कैसी है? पिताजी शहर से बाहर गए हुए हैं और माताजी आपके शीघ्र आने का इंतजार कर रही हैं। शब्दकोश के लिए धन्यवाद। पत्र के इंतजार में आपका प्रिय पोता क ख ग। याद रखें, पत्रों का जीवन में बड़ा उपयोग और महत्व है। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। पत्र के अनेक अंग होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले पत्र लिखने वाला अपना पता दिनांक सहित लिखता है। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। कुछ लोग स्पष्ट हस्ताक्षर से भी पत्रों का समापन करते हैं। पाठ 18 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। कल तुम सभी को अपने बारे में लिखने को कहा था ना? क्या तुम सबने लिखा? हाँ मैम। सौरभ, तुम यहाँ आकर पढ़कर सुनाओ, तुमने क्या लिखा है? मेरा नाम सौरभ है। मैं 8 साल का हूँ। मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे घर में 6 लोग हैं, दादा, दादी, मम्मी, पापा, मेरी बहन और मैं। बच्चों, इस तरह किसी विषय पर कुछ वाक्य लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय से संबंधित जो भी चीजें अपने चारों ओर दिखाई देती हैं, उनको ध्यान से देखें और उनके विषय में विचार करें। मन में सोचे गए वाक्यों को क्रम से लिखते चले जाएं। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्यों की भाषा सरल और स्पष्ट हो। बातें दोहराई न जाएं और कोई आवश्यक बात छूटनी नहीं चाहिए। कम से कम पंक्तियों में ही सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। बातों के बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहिए। आइए अनुच्छेद लेखन का उदाहरण पढ़ते हैं। पेड़ हमारे मित्र। सहायक शब्द जीवन, महत्व, स्वच्छ वायु, फल, बारिश, सहायक। पत्ते, तने, दवाई, पूजा, छाया, सच्चे मित्र, अधिक से अधिक। हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ों से हमें स्वच्छ वायु मिलती है। पेड़ों से फल भी मिलते हैं। पेड़ बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। कुछ पेड़ों के फूल, पत्ते, फल व तना आदि दवाई बनाने के काम आते हैं। कुछ पेड़ों की पूजा भी की जाती है। पेड़ों से छाया भी मिलती है। हमें हरे पेड़ों को अपने थोड़े से लाभ के लिए नहीं काटना चाहिए। सचमुच पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। याद रखें, पहला, अनुच्छेद में किसी एक भाव या विचार को लिखा जाता है। दूसरा, अनुच्छेद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है। तीसरा, अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे होते हैं। चौथा, एक अनुच्छेद में अधिक से अधिक 5 से 8 पंक्तियां होनी चाहिए। पाठ 19 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। दादाजी, हमें कहानी सुनाइए ना। हाँ, सुनाता हूँ। बोलो, कौन सी कहानी सुनोगे? शेर और लोमड़ी वाली। कहानी सुनने में बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी मजा आता है। कहानी को सुना ही नहीं, लिखा भी जाता है। आओ हम भी कहानी लिखना सीखते हैं। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा व पूरी कथा का संकेत करने वाला होना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। चित्रों और संकेतों को देखिए, पढ़िए, समझिए और कहानी लिखिए। पहला, कौवे को रोटी का टुकड़ा मिलना। लोमड़ी का रोटी पर मन ललचाना।
कौवे की मीठी बोली की झूठी प्रशंसा करना। दूसरा, प्रशंसा सुनकर कौवे का गाना गाने के लिए मुंह खोलना। रोटी का नीचे गिरना, लोमड़ी का रोटी लेकर भाग जाना। तीसरा, कौवे को फिर से रोटी मिलना, लोमड़ी का कौवे से गाना गाने के लिए कहना। चौथा, कौवे का रोटी को पंजे में दबाना और काऊ काऊ करना, लोमड़ी का चुपचाप भाग जाना। कौवा चतुर हो गया। एक बार एक कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वह उसे लेकर जंगल की ओर उड़ गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। कौवे की प्रशंसा करते हुए कहा, भैया तुम बड़ा अच्छा गाते हो, तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन बीत गए। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवे ने खुशी से ज्यों ही काऊ काऊ करने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर वहां से भाग गई। कुछ दिन बाद कौवे को फिर रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह ज्यों ही पेड़ पर जाकर बैठा, त्यों ही लोमड़ी भी वहां आ गई। उसने फिर कौवे की बोली की झूठी प्रशंसा करते हुए उससे गाना गाने को कहा। कौवे ने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे में दबाया और लोमड़ी को काऊ काऊ का राग सुना दिया। लोमड़ी समझ गई कि कौवा अब चतुर हो गया है, उसने अपनी गलती को सुधार लिया है, इसलिए वह मेरे बहकावे में आकर मूर्ख नहीं बनेगा। अब मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। शिक्षा, व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से सीख लेने वाले को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। पाठ 20 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित शब्द का अर्थ है जो पढ़ा ना हो। ऐसे लेख, कहानी या कविता के अंश जिन्हें छात्रों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो, अपठित कहलाते हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए अंश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भाव समझना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ढूंढने चाहिए। उत्तर देते समय अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु भावों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। नदी पार करते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह उदास हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा। तभी नदी में से जलपरी आई और उसे सोने की कुल्हाड़ी देकर बोली, उदास मत होइए। लकड़हारे ने यह कहकर कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। इस बार भी लकड़हारे ने कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। अब जलपरी ने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली। वह जलपरी को धन्यवाद दिया। प्रश्न 1, लकड़हारा कहाँ जा रहा था? उत्तर, लकड़हारा नदी पार कर अपने गांव जा रहा था। प्रश्न 2, लकड़हारा उदास क्यों हुआ? उत्तर, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, इसलिए वह उदास हो गया। प्रश्न 3, जलपरी ने लकड़हारे को क्या दिया? उत्तर, जलपरी ने लकड़हारे को पहले सोने की, फिर चांदी की और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी दी। प्रश्न 4, लकड़हारे ने कौन सी कुल्हाड़ी अपने पास रखी? उत्तर 4, लकड़हारे ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी अपने पास रखी। याद रखें, जिस गद्य या पद्य को पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। दूसरा, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही छिपे होते हैं।